हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1, तो ये है हम लोग का अध्याय 11 का प्रश्नावली 1 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आगे पढ़ते हैं। आगे है हम लोग का वर्ग एवं वृत्त की समरूपता। तो इस भाग में हम वर्ग, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज जैसे आकृतियों में समरूपता पर चर्चा करेंगे। तो किसका? वर्ग एवं वृत्त की समरूपता में। तो इस भाग में हम लोग वर्ग, वृत्त, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज जैसे आकृतियों की समरूपता पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आकृति 4 में दो वर्ग दिए गए हैं जिनकी भुजाएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। तो ये है आकृति 1 है। आकृति 5 में दो वर्ग दिए हैं। तो एक का जो भुजा है 1 सेंटीमीटर ये अंदर वाले का और बाहर वाले का 3 सेंटीमीटर है। क्या यह समरूप है? तो आइए देखते हैं। चूंकि वर्ग का प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होता है और इनके कोण बराबर एवं हर एक की चारों भुजाएं समान होती हैं, अतः वर्ग की सभी भुजाएं समानुपातिक भी होगी, अतः दोनों वर्ग समरूप हैं। अब हम देखते हैं कि ए बी सी डी की प्रत्येक भुजा को 3 गुना बढ़ाने पर वर्ग पी क्यू आर एस मिलता है। तो ये वर्ग है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है और प्रत्येक भुजा यहाँ पर बराबर भी होता है वर्ग का। और इसी तरीके से अंदर वाले का जो वर्ग है उसका भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो इसके भुजा को हम लोग क्या कर दिए? 3 अनुपात में बढ़ा दिया गया है यहाँ पर, यानी कि प्रत्येक भुजा को 3 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो मिला है वर्ग पी क्यू आर एस मिला है। तो ये समानुपातिक भी होगी, ये क्योंकि समान अनुपात में बढ़ाया गया है। तो देखते हैं। तो आकृति 5 में दो वृत्त एवं एक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। क्या दोनों समरूप हैं? हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को बड़ा करके 3 सेंटीमीटर वृत्त बना सकते हैं, या 3 सेंटीमीटर के त्रिज्या के वृत्त के आकार को घटाकर 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या बना सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों वृत्त समरूप हैं। तो यहाँ भी एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है। पहले 1 सेंटीमीटर था त्रिज्या, अब क्या कर दिए हैं? 1 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 3 सेंटीमीटर कर दिए हैं। तो ये क्या है? समरूप होगा। तो ये है समरूपता। तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, बहुभुजों में समरूपता। तो बहुभुजों में समरूपता अर्थात दो बहुभुजों में समरूप होने का अर्थ है कि उन्हें एक निश्चित स्केल गुणांक से बड़ा अथवा छोटा किया जाए, जिससे उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में बड़ी अथवा छोटी हो, तो वे दोनों समरूप होंगे। तो यहाँ क्या बोल रहा है? दो बहुभुजों में समरूप होने का अर्थ है कि यदि उन्हें एक निश्चित स्केल गुणांक यानी कि एक निश्चित संख्या का गुणा करके बड़ा अथवा छोटा किया जाए, जिससे उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में बड़ी अथवा छोटी हो, वे दोनों समरूप होंगे। यानी कि किसी बहुभुज के भुजाओं को क्या करना है? एक निश्चित गुणांक या स्केल गुणांक से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? उसकी संगत भुजाएं, जो पहले वाला बहुभुज और जो नया बनेगा जिसमें हम लोग एक निश्चित स्केल गुणांक का गुणा करके बड़ा या छोटा करेंगे, उनका अनुपात क्या होना चाहिए? अनुपात समानुपातिक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी समरूप होगा। अतः यहाँ देखते हैं, अतः बहुभुजों में समरूपता के लिए सभी संगत कोणों बराबर होना चाहिए तथा सभी संगत भुजाओं का एक ही अनुपात होना चाहिए। यानी कि बहुभुजों में समरूपता के लिए क्या होना चाहिए? सभी संगत कोण बराबर होना चाहिए तथा सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो ये याद रखेंगे बहुभुजों में समरूपता के लिए। तो आइए देखते हैं आगे। जैसे इस आकृति में देखते हैं, तो यहाँ पर एक आयत दिया गया है, ये ए बी सी डी है। तो जिसमें ये है
इस एक भुजा ए बी की लंबाई 1 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी सी है, उसका लंबाई है मान लिए 2 इकाई मान लेते हैं यहाँ पर, और सी डी 1 इकाई और डी ए 1 इकाई, यानी कि आयत है ये। तो आयत का सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, जिसमें से एक भुजा ए बी, तो इसका सम्मुख भुजा कौन है, सी डी, तो ये दोनों 1 इकाई है। उसी तरीके से बी सी दूसरी भुजा है, और इसके सम्मुख भुजा कौन होगा, ए डी होगा, और ये 2 इकाई है दोनों। तो ये आयत है। अब इसको क्या कर दिया गया है, इसके संगत भुजा में एक निश्चित स्केल गुणा, यानी कि एक निश्चित संख्या का गुणा करके इस तरीके से बड़ा कर दिया गया है। तो पहले यहाँ देखते हैं, जब बड़ा किया गया है तो यहाँ किसका गुणा किया गया है, यहाँ पहले देखते हैं हम लोग चित्र नंबर, इसमें देखते हैं। तो इसके जो संगत भुजा में कितना स्केल गुणांक का किया गया है, 2 का किया गया है गुणा। जैसे 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये इसका संगत है, ये ए बी का संगत कौन है, पी क्यू है। तो किसका गुणा हुआ है, स्केल गुणांक 2 का गुणा है। और उसी तरीके से इसमें इसमें भी क्या हुआ है, 2 का गुणा हुआ है। ए बी जो है 2 सेंटीमीटर था, तो इसका संगत भुजा कौन होगा इस आकृति में, पी क्यू आर एस में, ये सॉरी ये होगा क्यू आर होगा। तो इसमें 2 का गुणा कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि ये पहला जो आयत था, इसमें प्रत्येक भुजा में क्या किया गया है, 2 का स्केल गुणांक 2 का मल्टीप्लाई करके संगत भुजा में 2 का गुणा करके इस तरीके से ये पी क्यू आर एस बनाया गया है। यानी कि एक निश्चित स्केल गुणांक का गुणा करके उसके लंबाई एवं चौड़ाई में वृद्धि किया गया है। तो आयत मिला है पी क्यू आर एस मिला है, जिसमें संगत क्रमशः क्या है, ए बी का संगत पी क्यू है, बी सी का संगत है क्यू आर है, और सी डी का संगत एस आर है, और ए डी का संगत क्या है, बी एस है। तो यहाँ एक निश्चित स्केल गुणांक किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 2 का हुआ है। तो इस संगत में यानी कि संगत भुजा में निश्चित स्केल गुणांक 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। और उसी तरीके से अब इसमें भी उसी तरीके से निश्चित का गुणा हुआ है, तो ये हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो ग्राफ पर बने आयत के चित्रों को देखिए। यदि आयत ए बी सी डी मूल आकृति है तो क्या आयत पी क्यू आर एस ये, और आयत पी क्यू आर एस ये, और आयत एल एम एन मूल आकृति के समरूप हैं। क्या समरूप हैं, तो आइए देखते हैं। तो ये क्या है, तीनों आकृति आयत है। पहले हम लोग इन 2 आकृति का देख रहे हैं। तो ये क्या है, आयत है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। तो अभी हम लोग पढ़े बहुभुजों में संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो दोनों आयत हैं तो प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसलिए कोण तो बराबर हो गया। अब इसके संगत भुजा अनुपातिक होना चाहिए। अब देखेंगे कि अनुपातिक है या नहीं। तो यहाँ देखते हैं, परंतु वास्तव में समरूप है या नहीं हमें पता करना होगा। आयत के प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होता है, अर्थात सभी आयतों के कोण बराबर होंगे। चूंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अतः आयत में समरूपता जांचने के लिए हमें चारों भुजाओं को नहीं बल्कि 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात पता करने की जरूरत होती है। 2 संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा कौन होगा, जैसे इसमें देखेंगे तो ए बी और बी सी संलग्न भुजा होगा। उसी तरीके से कौन, ये सी डी और ए डी संलग्न भुजा है। यानी कि 2 भुजा जहाँ पर भी मिले, यानी कि उस बिंदु से खींचा गया दोनों भुजा संलग्न भुजा कहलाती है। यानी कि एक ही बिंदु से खींचेगी 2 भुजा संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। जैसे एक बिंदु ये ए बी से गुजर रहा है ए बी, और बी से ही कौन गुजर रहा है, सी डी। यानी कि 2 भुजा ए बी और सी डी दोनों कहाँ पर मिले हैं, बी पर। तो इसलिए कौन, ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा हो जाएगा। यानी कि इन्हीं का अनुपात यदि बराबर होता है, 2 आकृतियाँ हैं उसके संगत, तो क्या होता है, वह समरूप होता है। तो उसी को यहाँ बताया गया है। तो यहाँ आकृति को देखते हैं। तो आयत ए बी सी डी, तो आयत जो है ये ए बी सी डी में माप, और आयत पी क्यू, ये पी क्यू आर एस था, तो इसमें देखते हैं माप। तो इसमें ए बी का मान 1 सेंटीमीटर दिया है। ये ए बी का मान 1 सेंटीमीटर,
और पी क्यू का मान इसमें कितना दिया है, ये पी क्यू का मान 2 सेंटीमीटर है। तो इसका अनुपातिक क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि इन्हीं दोनों का अनुपात करेंगे तो क्या होगा, पी क्यू अपॉन ए बी। तो संगत भुजा दोनों आयत का संगत भुजा पी क्यू का संगत कौन है, ए बी, या ए बी का संगत पी क्यू। तो अनुपात कर दी तो क्या आ गया, 2:1 आ गया, ये हो गया। और उसी तरीके से आगे जो है एक संलग्न भुजा एक संगत भुजा ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, बी सी 2 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों संगत हैं तो इसका अनुपात निकाल देते हैं। यहाँ क्या किए थे, पी क्यू अनुपात ए बी, तो यहाँ क्या करेंगे क्यू आर अनुपात बी सी कर देंगे। तो ये दिया था अनुपात कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसको कटा देंगे तो क्या आ गया 2:1। तो यहाँ देख रहे हैं कि संलग्न भुजा का अनुपात क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है 2:1 और यहाँ भी 2:1। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों आकृतियाँ समरूप हो जाएगा। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि बहुभुजों में समरूपता होने के लिए क्या होना चाहिए, उनके संगत भुजा बराबर तथा सभी संगत भुजाओं का एक ही अनुपात होना चाहिए, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर देखें। तो ये याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है आयत पी क्यू आर एस और आयत ए बी सी डी की संगत भुजाएं का अनुपात समान है। यह अनुपात क्या है, पी क्यू अपान ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपान बी सी इज इक्वल टू 1 आया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू अपान ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपान बी सी इज इक्वल टू आर अपान आर एस अपान सी डी और एस पी अपान डी ए हो जाएगा। उसी तरीके से बाकी दो भुजाओं का भी ये इतना तो हम लोग का बराबर था। तो आयत है तो आयत का समूह भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो बाकी जो भुजा है वो भी क्या होगा, 2 के अनुपात में होगा। चूँकि आयत पी क्यू आर एस और ए बी सी डी के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यहाँ स्केल गुणांक 2 है। भुजा पी क्यू भुजा ए बी के 2 गुना है, तो दोनों आयत समरूप होंगे। इसे गणितीय रूप में इस तरह से लिखेंगे, आयत ए बी सी डी ये समरूप आयत पी क्यू आर एस, जहाँ ये जो इस तरीके से लहराता हुआ ये छोटा सा चिन्ह है, ये क्या है, समरूपता को चिन्ह है, समरूपता का चिन्ह है। उसी तरीके से ये दूसरा चित्र का है, ये आप लोग देख लेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये रेखाखंडों का समानुपातिक विभाजन। तो रेखाखंडों का समानुपातिक विभाजन, तो बिंदु एल और एम ए बी रेखा को और सी डी रेखा पर स्थित है। तो एल और एम क्या है, क्रमशः ए बी रेखा और सी डी रेखा पर स्थित है। तो ये एल है, ये किस पर है, ए बी पर है, और एम है सी डी पर स्थित है। यदि ए एल अपान एल बी क्या है, ए एल अपान क्या है एल बी इज इक्वल सी एम अपान एम डी इक्वल सी एम अपान एम डी है, तो हम कहते हैं कि ए बी रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी डी एल और एम द्वारा समानुपातिक रूप से विभाजित है। इस नियम का उपयोग हम त्रिभुज के समरूपता परखने के लिए करेंगे। तो ये याद रखेंगे आप लोग, रेखाखंड में समरूपता क्या होगा, ये पहला रेखाखंड ए बी था, दूसरा रेखाखंड सी डी है। पहली रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु एल है, दूसरी रेखाखंड सी डी पर एक बिंदु एम है, तब ये दोनों रेखा समरूप होंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ए एल अपॉन एल बी इक्वल क्या होना चाहिए, सी एम अपॉन एम डी। तो ये याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे है प्रमेय नंबर 1। तो ये आप लोग अच्छे से देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को, यानी कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो प्रमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। तो ये सिद्ध करना है।
तो यहाँ पर जैसे मान लिए हम लोग ये एक त्रिभुज है ABCD, एक त्रिभुज है जिसमें हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें BC के समांतर, तो एक भुजा के समांतर बोला था, तो ये BC है, इसके समांतर क्या कौन है, ये DE खींच दे रहे हैं, एक रेखा DE खींच रहे हैं। जो अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा इस रेखा के समांतर, यानी कि जिस रेखा के समांतर खींचेंगे उसको छोड़कर अन्य दो भुजा, तो BC है, इसके समांतर क्या खींचे हम लोग, DE खींचे हैं। तो अन्य दो भुजा कौन होगा इस त्रिभुज ABC का, AB और AC होगा। तो इसको जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करेगी तो वहाँ से वे दोनों भुजाएं एक निश्चित अनुपात में, यानी कि उनका जो अनुपात होगा वह क्या होगा, बराबर होगा, यही बताया गया है यहाँ पर। जैसे त्रिभुज ABC दिया है जिसमें BC के समांतर खींची गई रेखा, एक रेखा अन्य दो भुजा AB और AC को क्रमशः कहाँ पर काट रहे हैं, D पर और E पर काट रहे हैं, काटती है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये सिद्ध करना है। जैसे कि अभी हम लोग रेखाखंड में देखे समानुपातिक विभाजन, तो उसी तरीके से है ये, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या बताना है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ से उन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा, यही हम लोग को बताना है। तो और एक बार देखते हैं, तो त्रिभुज ABC है जिसकी एक भुजा BC है, उसके समांतर हम लोग एक रेखा DE खींचे हैं जो कहाँ पर, AB और AE को प्रतिच्छेद किया है D पर और क्रमशः E पर। तो सिद्ध क्या करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये सिद्ध करना है, ये याद रखेंगे। ये हो गया, हमें सिद्ध करना है ये। फिर B को E से तथा C को D से मिलाइए, तो फिर क्या कर दिया गया है यहाँ पर, B को E से, यहाँ से B को E से और C को D से ऐसा मिला दिया गया है ये, तो आकृति ये बन गया है। मिलाइए, तथा क्या है, DM यानी कि DM लंब किस पर, AE पर लंब खींच रहे हैं, AC पर लंब खींच रहे हैं। तो यहाँ से ये DM लंब किस भुजा पर, AC भुजा पर ये डाला गया है। ये उसी तरीके से EN लंब किस पर डाला गया, यहाँ से E से लंब डाले हैं किस पर, इस पर AB पर, तो ये खींच दिया गया है। इतना समझ गए। अब यहाँ पर देखना है कि चूंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, किसका त्रिभुज, पहले क्या लेना है, ADE, ये ऊपर वाले त्रिभुज का ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो इसमें ADE और ये DM क्या है, लंब है इसमें, तो सूत्र लगा दिए इसमें, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 आधार, तो आधार कौन होगा इसमें, आधार जो होगा AD आधार होगा इसमें, ADE में, इसमें ये दोनों क्या है, लंब है। DM लंब किस पर है, AC पर, और EN लंब किस पर है, AB पर है। तो ये दोनों क्या है, लंब है। तो लंब होगा तो पहले के लिए आधार ये होगा, इस भुजा पर लंब डाला गया है तो आधार ये होगा ये, और उसी तरीके से दूसरे के लिए आधार कौन होगा, ये AC होगा। अगर लंब इसको लेंगे, अगर लंब इसको लेंगे तो आधार कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये भुजा। तो यहाँ पर आधार कौन होगा, AD। तो ये इस त्रिभुज ले रहे हैं तो लंब हम लोग किसको ले रहे हैं, ये वाले को, EN और DM क्या है, दोनों लंब है इस त्रिभुज का। तो आधार इसको ले रहे हैं हम लोग, तो आधार क्या हो जाएगा, AD। ये आधार की जगह AD रख दिए तो लंब कौन है, ये EN लंब है। तो आधार गुणित ऊंचाई होता है, ऊंचाई यानी कि लंब को ही ऊंचाई कहते हैं त्रिभुज का। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब इसी तरीके से त्रिभुज DAE का क्षेत्रफल को AR यानी कि एरिया AD से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो इससे भी अभी हम लोग क्या किए, ADE को किससे व्यक्त किया जा सकता है, ADE को एरिया ADE से भी व्यक्त किया जा सकता है।
तो आइए देखते हैं। तो अतः यानी कि त्रिभुज AD के क्षेत्रफल को यहाँ क्या लिख दी, ये एरिया ऑफ ADE के से व्यक्त किया जा सकता है। अतः क्या हो जाएगा, ए इसी त्रिभुज AD के क्षेत्रफल की जगह पर क्या लिख दिए, इसको लिख दिए हैं हम लोग AR, यानी कि एरिया ADE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN। तो ये हो गया। अब यहाँ पर तथा उसी तरीके से आगे BDE के क्षेत्रफल, किसका, BDE के क्षेत्रफल, पहले किसको लेना है, इसको लेना है जिसमें हम लोग को त्रिभुज के क्षेत्रफल का नियम लगा दिए तो ये मिला। फिर दूसरे बार में ये वाला त्रिभुज लेना है, ये त्रिभुज लेना है, यानी कि एक ही आधार वाले को, इस AB पर ही कौन खींचा गया है, उसी का आगे बढ़ाया हुआ, उसी पर क्या है, AD है, तो इसलिए इसको लेंगे। तो ये वाला भुजा लेंगे, ये वाला त्रिभुज। तो BDE का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई लगाएंगे तो 1/2 ये हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा, यही होगा, ये आधार AD होगा, आधार ये AD हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा आधार होगा, ये DB होगा, आधार DB होगा इसमें। और लंब कौन होगा, EN ही लंब होगा, क्योंकि ये जो है ये इसी के समांतर है ना, समांतर है तो क्या होगा, लंब होगा। एक भुजा लंब है, आधार तो ये ही है हम लोग का, ये भुजा AB, तो इसमें EN लंब है, उसी के समांतर कौन है, ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उस इसके जगह ये लंब ले लिए, यानी कि एक ही त्रिभुज जो है इसी के समांतर है। ये जो ये डॉट डॉट वाला लाइन जो है इसके समांतर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लंब में हम लोग क्या लेंगे, EN लेंगे। तो ये EN ले लिए, इतना हो गया। इस प्रकार एरिया ADE का क्षेत्रफल 1/2 AE गुणित DM, तो ये हो जाएगा। तथा एरिया DEC, यानी कि इसी तरीके से फिर से इसी में लेंगे तो ADE में, तो अब लंब किसको लेंगे, इसको लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आधार 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर पहले ये त्रिभुज लिए थे तो इसमें हम लोग ये आधार लिए थे, तो 1/2 ये लगाए थे, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो उसके लिए क्या मिला था, ये मिला था 1/2 ये आधार और ये लंब, ये हुआ था। फिर अगले बार में क्या लिए थे, तो इसको हम लोग किससे व्यक्त किए थे, ARDE का क्षेत्रफल, यानी कि ARDE का क्षेत्रफल ये हो गया। फिर क्या लिए थे, ये वाला त्रिभुज लिए थे, तब क्या हुआ था, 1/2 आधार कौन होता, DB था, तो ये हो जाएगा। और लंब इसी को लेना है, ये हो गया EN। अब इसी प्रकार से किसमें, फिर से इसमें लेंगे तो ADE लिए थे, अब इसमें क्या लेंगे, AEC, अब इधर से लेंगे AEC, तो लंब किसको लेंगे हम लोग, DM को लेंगे, तो आधार कौन हो जाएगा, AE होगा, तो यहाँ पर ले लिए, तो आधार क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कौन होगा, EC, तो ये EC होगा, ये इस पर है, और लंब कौन हो जाएगा, DM, तो ये हो गया DM। तो ये समझ गए इतना। तो अब तो ये इसके लिए थे, तो आधार AE था और लंब कौन था, ये DM। फिर क्या लिए थे, ये वाला त्रिभुज लिए थे, जैसे पहले हम लोग इसको लिए थे तो अभी क्या लेना है, इसको लेना है, तो ये हो जाएगा। तो इसके लिए आधार कौन होगा, ये होगा पूरा ये EC होगा, और लंब कौन सा लेंगे हम लोग, EC को लेंगे DM, तो ये हो गया। तो इतना समझ गए। अब आगे क्या करना है, अब इसमें भाग दे देना है। तो अतः एरिया AR यानी कि एरिया ADE अपॉन एरिया DBE का अपॉन कर दिए, यानी कि ये वाला एरिया में क्या कर दिए, इस एरिया से डिवाइड कर दिए। तो ये ऊपर वाले एरिया से ऊपर वाले के, यानी कि लेफ्ट को लेफ्ट से, ये पहले था तो इसको पहला से ये डिवाइड, ये हो गया, डिवाइड कर रहे हैं इसको, इससे डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1/2 AD इंटू EN, ये हो गया। और उसी तरीके से इसका मान रख दिए BDE के क्षेत्रफल, तो ये BDE के क्षेत्रफल, तो यहाँ से ये डिवाइड कर दिए, तो इन दोनों का, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 कट जाएगा, और EN से EN भी कट जाएगा, तो क्या बचा, AD अपॉन DB।
तो AD अपॉन DB, ये इक्वेशन 1 दे दिए। फिर उसी तरीके से क्या करेंगे, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ADE अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया DEC हो जाएगा, और इधर भी अपॉन हो जाएगा। तो ये 1/2 AE मल्टीप्लाई DM अपॉन क्या हो जाएगा, 1/2 EC मल्टीप्लाई DM। तो यहाँ से भी ये कट जाएगा तो क्या बचा, DM कट जाएगा तो क्या बचा, AE अपॉन EC। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो इतना समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC के बीच, BC और DE के बीच बने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, त्रिभुज BDE और DEC, BDE और DEC। तो BDE, तो BDE और कौन सा बोला है, BEC, ये सॉरी DEC, DEC। तो यानी कि त्रिभुज हम लोग का कौन सा बोला गया है यहाँ पर, त्रिभुज BDEC। तो BDE ये त्रिभुज बोला है पहले, BDE ये वाला त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज बोला है, त्रिभुज DEC, DEC ये वाला। यानी कि त्रिभुज कौन सा, BDE और DEC एक ही आधार कौन, DE पर निर्मित है। यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज एक ही आधार पर कौन सा, ये DE पर बने हैं, DE तथा समांतर रेखा BC और DE के बीच है, तथा समांतर रेखा किसके, BC, तो ये BC और किसके, DE। तो इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के बीच कौन सा त्रिभुज बना है, ये वाला त्रिभुज, यानी कि BDE और DEC ये दो त्रिभुज बना है। और एक ही आधार, दोनों में एक ही आधार कौन हो रहा है, ये DE हो रहा है। और ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज किसके, BC और DE, ये दो समांतर रेखाएं इसी के बीच बने हुए हैं, बने त्रिभुज हैं। तो इसलिए क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी कि ये BDE और DEC का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर ये बराबर रख दे रहे हैं। तो ये समझ गए इतना। अब ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इसलिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यह आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। तो ये याद रखेंगे, जो अभी हम लोग प्रमेय 1 पढ़े, इसको क्या कहेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है आप लोगों का, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको पूरा लिखना है, और ये जो जितना अभी हम लोग सिद्ध किए, ये सिद्ध करना है, तो बन जाएगा। तो यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आइए देखते हैं आगे। तो इस प्रमेय का विलोम भी सिद्ध किया जा सकता है। तो आइए देखें। तो ये विलोम है, तो इसको आप लोग बना के देख लेंगे तो बन जाएगा। तो ये विलोम है, ये आप लोग बना के देखेंगे, प्रमेय नंबर 2। तो यही आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, प्रमेय नंबर 2। तो आइए देखते हैं अब इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो उत्पत्ति देखते हैं। तो ये उदाहरण नंबर 1 है। तो ये जो है क्या है क्वेश्चन, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC और भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये सिद्ध करना है। तो ये जो है बनेगा हम लोग का वही जो प्रमेय नंबर 2 से। तो आइए देखते हैं, प्रमेय नंबर 2 को देख ही लेते हैं। तो प्रमेय नंबर 2 क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही समानुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये याद रखेंगे, आधारभूत प्रमेय का विलोम है। तो क्या बोला है, यदि एक
रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, किसमें एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये बोला है। तो जैसे ये त्रिभुज है ABC, तो इसमें क्या बोला है, एक भुजा के समांतर, यानी कि यहाँ पर क्या बोला था, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी के समांतर होगा। जैसे एक रेखा ये PQ है तो उसमें क्या होगा, यदि AP और PB, AP अपॉन PB और इज इक्वल होगा AQ अपॉन QC होगा, अगर बराबर होगा तो क्या बोला है, तो ये जो रेखा होगा वह BC के समांतर होगा। तो यही बताया गया है यहाँ पर। तो उपपत्ति, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक रेखा PQ इस प्रकार लेंगे। तो एक रेखा, एक त्रिभुज था तो एक रेखा PQ ले रहे हैं इस तरीके से कि क्या है, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हो गया। इसके विपरीत यह बात माने कि PQ भुजा BC के समांतर नहीं है। अब मान ले रहे हैं कि PQ जो है BC के समांतर नहीं है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, ये जो है इसके समांतर होगा, ये सिद्ध करना है। कौन, PQ समांतर है BC के, ये सिद्ध करना है। बस अभी हम लोग यहाँ क्या मान ले रहे हैं, PQ समांतर नहीं है किसके, BC के। तब अब यदि PQ BC के समांतर नहीं है तो BC के समांतर कोई दूसरी रेखा होगी। यदि PQ समांतर नहीं है तो इससे और कोई दूसरा रेखा होगा जो BC के समांतर होगा। तो उस रेखा को हम लोग क्या मान लिए हैं, ये PQ डैश मान लिया गया है जो BC के समांतर है। अगर PQ समांतर है किसके, इसके, तो क्या होगा, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल क्या हो जाएगा, AQ डैश ये अपॉन Q डैश C होगा। तो ये होगा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। तो ये इतना समझ गए। तो पर AP अपॉन PB इज इक्वल टू क्या है, AQ अपॉन QC है, यहाँ पर पहले खींचे थे तब था AP अपॉन PB, वो किसके बराबर था, AQ ये अपॉन QC के बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें मान रख दे रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AQ डैश। तो इसमें देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड इक्वल है तो क्या होगा, राइट हैंड भी इक्वल होगा इन दोनों में। AQ अपॉन QC इज इक्वल टू क्या होगा, AQ डैश अपॉन QC डैश, ये हो जाएंगे। तो अब इसमें दोनों पक्षों में क्या जोड़ दे रहे हैं, एक जोड़ दे रहे हैं, दोनों पक्षों में 1 प्लस कर दे रहे हैं, तो ये प्लस कर दिए। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AQ प्लस QC होगा अपॉन QC। उसी तरीके से इधर हो जाएगा AQ अपॉन QC प्लस 1 हो जाएगा अपॉन QC हो जाएगा। तो ये इतना समझ गए। अब AQ प्लस QC, तो AQ प्लस QC किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो ये AC लिख दिए इसके जगह अपॉन QC, ये हो जाएगा। उसी तरीके से Q डैश प्लस AQ डैश प्लस Q डैश C, तो ये AQ डैश प्लस Q डैश C, तो ये भी किसके बराबर है, AC के बराबर ही है। अर्थात क्या हो जाएगा, AC अपॉन QC इज इक्वल टू AC अपॉन QC डैश, अतः क्या हो जाएगा, QC। तो यहाँ से AC कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, ऐसा गुणा कर देंगे क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, QC किसके बराबर हो जाएगा, Q डैश C के बराबर। तो जब ये QC ये QC और Q डैश C बराबर है तो क्या होगा, दोनों एक ही बिंदु पर होगा तभी तो बराबर होगा। तो इसलिए क्या, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब Q और Q डैश एक ही बिंदु पर होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, PQ समांतर BC, PQ समांतर BC। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो ये याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अब एग्जाम्पल। तो ये दिया था, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तब तथा भुजा BC समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये सिद्ध करना है। तो इस तरीके से एक त्रिभुज ABC है जिसमें क्या है, DE किसके समांतर है, BC के समांतर है, ये बोला गया था, दिया है। तो यहाँ पर
सिद्ध जो करना था हम लोग को AD अपॉन BD और AE अपॉन AC ये सिद्ध करना था। तो जब ये त्रिभुज है, इसके एक भुजा BC है तो उसके समांतर कौन है? DE है। तो क्या हो जाएगा? ये AD अपॉन D, ये क्या हो जाएगा? DB अपॉन क्या हो जाएगा? AD। और उसी तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर? EC, ये EC अपॉन AC ऐसा संगत अनुपात ले सकते हैं। तो ये हो गया। तो इतना समझ गए। एक बार शुरू से देखते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। तो यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC को भुजा ABC की जो भुजाओं को AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो, यानी कि कोई जो रेखा खींच रहे हैं वह त्रिभुज की दो भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करता है और किसके समांतर है? BC के समांतर है। तो सिद्ध क्या करना है? AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC ये सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं ये एक त्रिभुज ये है ABC है, जिस पर क्या बोला था? दो भुजा AB और AC को जो भुजा यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में? एक त्रिभुज ABC है जिस पर क्या बोला? एक भुजा BC के समांतर जो भी रेखा है वह किसको? एक भुजा कौन? ये DE किसके समांतर है? BC के समांतर है। वह AB को कहाँ पर? D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। तब क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना था AD अपॉन AB। तो AD अपॉन AB और AE अपॉन EC ये सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस पर ये DE समांतर है BC के, तो क्या हो जाएगा? ये DE जो है किसके समांतर है? BC के समांतर है। तब क्या हो जाएगा? AD, ये AD अपॉन क्या हो जाएगा? DB होगा, DB ये हो जाएगा। और उसी तरीके से इधर का भी क्या हो जाएगा? AE अपॉन EC हो जाएगा, EC ये हो जाएगा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। तो इतना समझ गए। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं? DB अपॉन AD ऐसा भी लिख सकते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? EC अपॉन AE। तो ये भी क्या होगा? बराबर होगा। पहले क्या था? AD अपॉन DB और उसी तरीके से AE अपॉन EC। तो इसको क्या लिख दिया गया है? DB अपॉन AD, DB अपॉन AD और उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिख दिया है? EC अपॉन AAC ये लिख दिया गया है। अब दोनों में क्या कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे, दोनों तरफ 1 का प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ भी EC अपॉन AE प्लस 1। तो ये कर दे रहे हैं, प्लस 1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? DB प्लस AD, DB प्लस AD, ये DB प्लस AD अपॉन AD ये होगा इज इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा? EC अपॉन EC प्लस AE अपॉन क्या हो जाएगा? AE ये इतना समझ गए। अब जो सिद्ध करना है उसमें हम लोग को क्या लाना था? AD अपॉन AB और AC AE अपॉन AC। तो AD और AE तो होगा ही। तो एक भुजा ये आ गया है। तो अब इसको प्लस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? DB प्लस AD। चित्र में देखते हैं DB, ये DB और AD किसके बराबर है? AB के बराबर है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? EC और AE किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो उसको क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को AB लिख सकते हैं, AB अपॉन AD। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा? AC अपॉन AE। अब इसको क्या कर देंगे? ये वाला ऊपर था तो इसको ऊपर कर देते हैं। तो अतः क्या हो जाएगा? अतः AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE
अपॉन ए सी। तो ये हो जाएगा और यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो होमवर्क रहेगा आप लोगों का प्रमेय नंबर 1। तो प्रमेय नंबर 1 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क में प्रमेय नंबर 1 को करेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।